नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का तीसरा भाग। बेनज़ीर हल्की मुस्कान लिए बोली, और आप फिर से स्टैचू बन गए तो? मैंने कहा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो। तो वह बोली, ठीक है। तो जब काम पीछे छूटने लगा तो कई ऑर्डर भी हाथ से फिसल गए। अम्मी की दवा का खर्च बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि चिकन से ज़्यादा दुकान पर ध्यान दूँ तो अच्छा है। वैसे भी अम्मी से नहीं हो पा रहा है। मैं यही करने लगी, पर अम्मी दिल से यह कतई नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें अपने कदम पीछे करने के लिए मजबूर कर दिया। वह रात दिन एक ही जुगत में लगी रहती। उठते बैठते यही बात कहती कि जैसे भी वो निकाह भर का पैसा इकट्ठा हो जाए तो कोई भला सा लड़का देखकर तेरा निकाह कर दूं, तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं राजी खुशी इस दुनिया से रुखसत हूँ। बहुत जी लिया। मैं एड़ियाँ घिस कर नहीं जीना चाहती। अम्मी जितना जोर लगा रही थी अपने को ठीक करने के लिए, बीमारी उन्हें उतनी ही ज़्यादा जकड़े जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा जी हलक को आ जाता। वह पुरानी बातें याद कर 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 रोती। तो मैंने सोचा क्यों ना टीवी का इंतजाम कर दिया जाए। तो मैंने बिना किसी हिचक लाग लपेट के सीधे सीधे उनसे बात कर ली। कह दिया कि जब वो मर्द देख सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं देख सकती? क्या वह इंसान नहीं है? आखिर हम औरतें ही सारी तरह की कैद में क्यों रहे हैं? अम्मी को राजी करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मैं तो यह सोचकर परेशान थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अम्मी तो जैसे पहले से तैयार बैठी थी, बस पहल के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे पहल करते ही वह तुरंत तैयार हो गई, मगर यह दिखावा करते हुए कि वह मेरे लिए मानी। बहुत प्यार से बोली, तुम्हारा इतना मन है तो ठीक है, लगवा देते हैं। अब है ही कौन मना करने वाला है? वैसे भी तुम बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई है इस घर में। मैं रोज ही सोचती थी, मेरा यही ख्वाब था कि दुनिया के बाकी बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी खूब पढ़े लिखे, खुश रहें, अच्छी तरबियत पाएं, तरक्की करें, जिससे वह सब के सब अपने पैरों पर खड़े होने लायक बने। मगर तुम सबकी या हम सबकी यह बदकिस्मती ही रही कि घर जाहिलियत का अड्डा बना रहा, अखाड़ा बना रहा। मेरे सारे ख्वाब जर्रे जर्रे होकर तबाह हो गए। मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे मेरे किसी गुनाह की सज़ा देगा, बड़ा सा ख्वाब दिखाकर उसे धूल बना देगा। ऐसे इंसान को मेरे जीवन में भेजेगा जो झूठ फरेब धोखे के सिवा कुछ जानता ही नहीं था, जो इंसानियत को कुचलने में ही यकीन रखता था। अम्मी अपनी भड़ास निकालते निकालते रोने लगी तो मैं चुप रहा। टीवी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे यह पूछा तो जो बात निकल कर सामने आई उससे हमारे सपने फिर बिखरने लगे। फिर रास्ता निकला कि टीवी को किस्तों में लिया जाए, मगर दुकानदार की शर्तों के आगे वह सब भी नामुमकिन लगा। हम किस्तें कहाँ से देंगे, इसका वह पुख्ता जरिया जानना चाहते थे। हमारे काम से आने वाली आमदनी को वह कच्ची आमदनी कह रहे थे। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ी रही, हाथ पैर मारती रही। अंततः एक सूत्र मुझे मिला। मेरे घर से कुछ ही दूर आगे रहने वाले एक पड़ोसी के बेटे मुन्ना जी पर काम आए। मुकद्दर में कुछ ऐसा खेल खेला कि पूछिए मत। वह एक बैंड पार्टी में शौकिया सैक्सोफोन बजाने के साथ साथ एक एनजीओ भी सालों साल से चलाते आ रहे थे। इसके जरिए वह लड़के लड़कियों को रोजगार पर प्रशिक्षण दिलवाते थे, फिर उन्हें रोजगार शुरू करने या आगे बढ़ने के लिए सरकारी मदद या लोन भी दिलवाते थे। आए दिन किसी न किसी प्रदर्शनी कार्यक्रम में इन सब को लेकर जाते थे। इससे उन सबको अपना अपना व्यवसाय आगे ले जाने में मदद मिलती थी। इससे कई लड़के लड़कियां अपना काम धंधा अच्छे से खड़ा कर चुके थे। इसी बीच मैंने बेनज़ीर को रोककर पूछा, एक मिनट, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। मुन्ना नाम तो समझ में आता है, तो अच्छा है,
बहुत प्यार स्नेह से माँ बाप द्वारा अपने हृदय के टुकड़े बेटे को न जाने कब से यह नाम दिया जाने वाला नाम है, लेकिन यह चीपड़ सरनेम पहली बार सुन रहा हूँ। बड़ा अनकॉमन सा लग रहा है। इस पर भी लगे हाथ कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? मेरी इस बात पर बेनजीर चेहरे को थोड़ा ऊपर कर बड़ी स्टाइल से बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइनों की तरह हा हा करके हंसी। फिर बोली, दरअसल चीपड़ उनका सरनेम नहीं है, उनके दोस्तों द्वारा उनको दिया गया निकनेम है। दोस्तों का दिया यह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि माँ बाप का दिया उपनाम ही खो गया। ऐसा कि खुद माँ बाप सहित सभी घर वाले भी उन्हें चीपड़ ही कहने लगे। यह सुनकर मैंने कहा, ओह, बड़े दिलचस्प व्यक्ति लगते हैं। तो इन्होंने आगे क्या किया? दरअसल उनके कामों के कारण उन्हें जानने वालों की संख्या बहुत थी। हाँ, एक समय वह मोहल्ले के सबसे लफंगे लड़के हुआ करते थे। आए दिन लड़ाई झगड़ा करना, चलती लड़कियों महिलाओं को छोड़ना उनका रोज का काम था। पूरा मोहल्ला उनसे त्रस्त रहता था। उनकी अब्बू से भी खूब चलती थी, क्योंकि वो कैरमबाजी में भी माहिर थे। अब्बू भी कैरम खेलते थे। एक बार बात में वह राज्य स्तर की कैरम प्रतियोगिता जीत आए। इस जीत ने उन्हें एकदम बदल दिया। वह क्या कहते हैं कि रातों रात उनका चोला ही बदल गया। पहले जहाँ लफंगाई के कारण चर्चित रहते थे, अब वह अपनी सज्जनता, अच्छे व्यवहार के लिए, अपने काम धाम के कारण सबकी जुबां पर आ गए। वह दुकान पर सामान लेने कभी कभार आ जाते थे। अम्मी से भी थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। कोई रास्ता न देख अम्मी से मैंने कहा कि इन्हीं से बात करो, या कोई ना रास्ता निकाल देंगे। अम्मी भी जैसे पहले से ही यही सोच रही थी। उनसे बात की तो वह बोले, चाची परेशान ना हो, सब हो जाएगा। और सच में अगले दिन अम्मी के कमरे की दीवार पर टीवी टंग गया। उन्होंने साथ ही डिश कनेक्शन भी करवा दिया। स्वयं गारंटर बन गए। 0 डाउन पेमेंट में काम हो जाने के कारण हमें इतनी राहत महसूस हुई कि बता नहीं सकते। पहले दिन अम्मी ने खूब तबीयत से टीवी देखा, तरह तरह के कार्यक्रम देखती रही। बार बार मुन्ना मुन्ना करती उसको, उनको दुआ भी देती रही और यह भी कहती रही कि वाकई हम सब न जाने कौन सी जाहिलियत भरी दुनिया में जीते आ रहे थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अंधेरी कोठरी में जीवन बिता आए। झरोखे से दुनिया को झांका है तो लगता है न जाने कौन से इंसानों की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां हमारा कोई है ही नहीं। न दुनिया हमें पहचान रही है, न हम दुनिया को। बाहरी जाहिलियत तो ऐसे तबाह कर देगी हमारी जिंदगी, ऐसे हमें जानवर सा जीवन बिता डालने के लिए अंधेरे कुएं में झोंक देगी। हम ख्वाब में भी यह नहीं सोच पाए थे। इसके कारण अच्छा बुरा समझना ही नहीं आएगा। मुझे जरा भी इल्म होता तो सच कहती हूँ बेंजी, मैं इस जाहिलियत के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत कर देती कि यह जाहिलियत भी थर्रा उठती, कांप उठती दुनिया देखती। मगर अब तो कुछ बचा ही नहीं है। शैतान हमें तबाह कर जा चुका है। अब उस पर कितने भी कंकड़ मारो, कुछ नहीं होने वाला। उनके घायल मन की इस दर्द भरी आवाज़ से मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी रूह भी दर्द से करा उठी। मैंने कहा, अम्मी, जो मुकद्दर में लिखा था वह हुआ। बीती बातों को लेकर क्या रोना, उससे क्या फ़ायदा। दिल के पुराने जख्मों को कुरेद कुरेद कर फिर से खुद को लहूलुहान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने सोचा अम्मी ने शैतान किसे कहा पूछ लूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, कहीं या उनके जख्मों पर ताज़ा गर्म सालन डालने जैसा ना हो। वह मेरी बात पर बोली, नहीं बेंजी, हकीकत यह नहीं है। मुकद्दर तभी होता है जब उसमें न बहुत ज़्यादा कुछ तो हिस्सा खुशियाँ भी हों। हमारे मुकद्दर में भी खुशियाँ हर हाल में रही होंगी, जिन्हें हमारे घर की जाहिलियत हुआ अपनों ने जमी दोष कर दिया। मैंने कहा,
हल्का ना हो अम्मी, अब तू टीवी देखा कर, तेरा जी हल्का होता रहेगा। तो वह बोली, अब क्या जी हल्का होना, पैर कब्र की ओर बढ़ चले हैं, रुखसती का दिन सामने आ गया है, क्या टीवी देख पाऊंगी, क्या जी बहलाऊंगी। तेरी चिंता खाए जा रही है, किसके सहारे तुझे छोड़कर रुखसत होंगी, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होगा तेरा। अम्मी बोलती ही रही और टीवी चलती रही। मैं उन्हें समझाती रही, लेकिन अम्मी के जख्म कुछ ऐसे हरे हो गए थे कि ना तो वो टीवी देख पा रही थी और ना मेरी बात समझ रही थी। देर रात खाने तक मैं उन्हें समझाती रही। अब पता नहीं वह मेरी बात समझ गई थी या कि थक गई थी कि खाना खाकर बिस्तर पर पड़े पड़े बिल्कुल चुपचाप टीवी देखती रही। मुझसे भी उन्होंने देखने को कहा, लेकिन मैंने कहा अभी बहुत काम पूरा करना है, टीवी देखते हुए काम नहीं कर पाऊंगी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। चिकन के काम का ढेर लगा हुआ था। मैं मोबाइल में तो सब कुछ देखती ही आ रही थी, इसलिए अम्मी के साथ टीवी देखने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी। टीवी आने के साथ ही मुझे उसकी किस्त निकालने की चिंता हो गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब दुगना काम करके ही किस्त निकाल पाऊंगी, जबकि काम करने में सबसे ज़्यादा खलल रियाज और जाहिदा कई महीनों से बने हुए थे। पहले केवल मोबाइल था, जिसमें टीवी सीवी देखने के चलते अक्सर खलल पड़ती थी। हालांकि उसे देखते हुए भी मेरी उंगलियां कड़ाई करती रहती थी, मगर जाहिदा और रियाज रोज रात को बड़ी देर तक मुझे सन्न मन कर बुत बनाकर बक्से पर बैठा देते थे। महीना बीता, किस्त देने का टाइम आया तो बड़ी मुश्किल से किस्त जमा हो पाई। साथ ही यह पहला मौका था जब अम्मी ने कहा, बिंजी तू ही जाकर जमा करा, रिक्शा कर लेना, पैदल से थक जाएगी। अम्मी मुझे बेनजीर न कहकर बिंजी ही बुलाती थी। उनकी इस बात पर मैं उन्हें देखती रह गई तो वह बोली, मुझसे अब रिक्शे पर बैठा नहीं जाता, ऐसे क्या देख रही है, रास्ते तो सब जानती ही है, जाहिलियत से पीछा छोड़ा, सीख कुछ। अब जितना सब सीख लेगी वही सब सीखा हुआ तेरे मददगार होंगे। अब बंद कमरे से बाहर निकल कर देख, सब जान समझ सब कुछ। अम्मी सच कह रही थी। अब्बू के जाने के बाद वह तमाम जगह मुझे लेकर जाती रही थी, पहले कभी कभी, लेकिन जैसे जैसे उनकी सेहत गिरती गई मेरा उनके साथ जाना बढ़ता गया। तो काम धंधे के सलीके से लेकर रास्ते तक सब जानती थी। मैंने तैयार होकर बुर्का डाला, उसकी जेब में टीवी के सारे कागजात रखे। अम्मी से पैसे मांगे तो वह देती हुई बोली, मुझ पर एक नज़र डालकर बोली, बुर्का डाल लिया, अच्छा चलो ठीक है। मुझे उनका यह प्रश्न बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बिना बुर्का के तो पहले कभी मैं बाहर निकली ही नहीं थी। ऐसा अम्मी ने क्यों पूछा? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया, क्या हुआ अम्मी, ऐसा क्यों पूछ रही हो, बिना बुर्के के तो कभी निकली हूँ क्या? तो वह बोली, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्या दिमाग में आ गया और बात निकल गई। इतना कहकर अम्मी ने चश्मा लगाकर फिर से टीवी देखना शुरू कर दिया। मैंने एक नज़र उन पर डाली और बाहर निकल गई। मैं रास्ते भर उनकी बात की गहराई में उतरने की कोशिश करती रही। जहाँ पैसा जमा करना था वह घर से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं पैसे बचाने के चक्कर में पैदल ही आई गई। जो पैसे बचे उससे अम्मी के लिए आते समय संतरे खरीद लिए थे। डॉक्टर ने न जाने कितनी बार कहा था कि उनको कोई एक फल रोज दीजिए, उनको विटामिन्स मिनरल्स की बहुत कमी है। जब ऐसी बातें डॉक्टर कहते थे तो मुझे वो बहुत बड़े जाहिल लगते थे। मैं तुरंत ही मनिया कहकर अपनी खींच मिटाती थी कि जिन्हें 2 जून का खाना भी ठीक से मैसर नहीं है, जो अपना इलाज तक पैसे की तंगी के कारण नहीं करा पाती, उनसे रोज फल खाने को कह रही हूँ। पत्थर पड़े तुम्हारी समझदारी पर।
मैं संतरे खरीद कर जब घर को वापस चली तो इतनी खुश थी कि जैसे न जाने कितना बड़ा मैदान मार लिया। ऐसी खुशी की पाँव हवा में उड़ते से लग रहा था जैसे खूब तेज आंधी सी चल रही है और फड़ फड़ करते बुरके को उड़ा के ले जाएंगे। वैसे भी घर से कुछ आगे चलने के बाद ही मैंने अपना चेहरा खोल दिया था। इतनी उम्र के बाद बाहर ऐसे चल रही थी। मुझे कोई संकोच कोई झिझक भी नहीं हो रही थी। लग रहा था कि जैसे इतने वर्षों तक मैं किसी डिब्बे में बंद थी, सांस फूलने के कारण बेहोश होती। अचानक ही ढक्कन खुल गया, मुझे हवा मिली और मैं होश में आ गई। घर पहुंचने से पहले मैंने चेहरा फिर ढक लिया। घर के भीतर पैर रखते ही मुझे विश्वास हो चुका था कि मैं अम्मी की बुरके वाली बात की गहराई नाप चुकी हूँ। अम्मी को मैंने बचे हुए पैसे और संतरे थमाते हुए कहा, तुम नाहक हलकान हुई जा रही थी। कितना तो सब आसान है, किस्त जमा हो गई। संतरे अच्छे दिखे तो सोचा तुम्हारे लिए ले लूँ। डॉक्टर बार बार कहता है कि तुम्हें एक फल दूँ, विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है तुम्हें। मेरी बात सुनते ही अम्मी की आंखें भर आईं और बोली, अरे मेरी बहन जी, मेरा जिगर अब काहे को मेरी इतनी चिंता करती है। इतने पैसे में तो कई टाइम की सब्जी आ जाती। उनकी तकलीफ समझते हुए मैंने कहा, अम्मी परेशान ना हो, मैंने अलग से कोई पैसे नहीं खर्च किए। पैदल आई गई थी, किराए के जो पैसे बचे उन्हीं में थोड़े से और पैसे मिलाकर ले आई। यह सुनते ही अम्मी बोली, या अल्लाह तेरी अकल को क्या हो गया है, इतनी गर्मी में इतनी दूर पैदल आई गई। तभी मैं कहूँ कि चेहरा इतना लाल झुलसा सा क्यों हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, इतनी तकलीफ ना उठा, या संतरे खाने से कुछ नहीं होने वाला। यह सब नसीब वालों के लिए होता है। देख तेरा चेहरा कितना लाल हो रहा है, एकदम कुमला गई है। इतना कहते हुए अम्मी ने मेरी पेशानी को चूम लिया और कहा, अल्लाह हमेशा तेरी हिफाजत करे, यही दुआ करती हूँ। अब फिर से ऐसा मत करना। मैंने कहा, अम्मी यूँ परेशान ना हुआ करो, चेहरा तो बुरके। मेरी बात पूरी होने से पहले ही अम्मी बोली, हाँ, इतनी गर्मी, ऊपर से इतना भारी भरकम बुरका खौला के रख देता है बदन। मेरे मन में आया कि अम्मी को बता दूं कि मैंने बाहर चेहरा खोला हुआ था, लेकिन यह सच कहने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। आने के बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए, अम्मी की दवा दारू देखी, कढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की सोची। पूरी कोशिश भी की, क्योंकि मेरे जहन में यह बात बखूबी थी कि रात मेरी कैसी भी थी, और सारी कोशिश के बावजूद जहन में जो था रात वैसी ही बीती थी। वही जाहिदा रियाज। फिर अपने कपड़ों के साथ जंग, उतार कर उन्हें दीवारों पर रात भर के लिए दे मारना, फिर अपने ही तन बदन को देख देख कर इतराना, और आखिर में मायूसी के दरिया में डूबकर खूब आंसू बहाना कि हाय रे मेरा मुकद्दर, मेरे संग ऐसा क्यों कर रहा है। और जमीन पर ही पड़े पड़े सो जाना रात भर के लिए। और चिकनकारी, वह भी मेरी तरह मायूस रात भर जमीन पर पड़ी रहती। सवेरा होता तो दीवारों से टकरा कर जख्मी पड़े अपने कपड़ों को फिर उठाती, रात के अपने गुनाहों के लिए उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करती, फिर उन्हें प्यार से झाड़ पोंछ कर पहन लेती। रोज़ रोज़ के इस फसाने से मैं दिन में मैंने यह महसूस करती गया कि जैसे मैं बहुत तंग आ गई हूँ। लेकिन रात में इस फसाने से एकदम जुदा एहसास होते। यही होते होते अगली किस्त जमा करने का समय आ गया। इस बार पहले से कहीं ज़्यादा दिक्कतें दरपेश हुई, मगर किसी तरह जोड़ गांठ कर किस्त जमा कराई। इस बार भी पहली बार ही की तरह पैदल ही आई गई, लेकिन अम्मी के लिए संतरे नहीं ले पाई, एक भी नहीं, क्योंकि किस्त के अलावा 2-3 रुपए ही बचे थे। किराए के भी पैसे नहीं थे। रास्ते भर मन बड़ा दुखी रहा। लोगों को हंसते बोलते आते जाते देखकर बार बार यह सवाल जहन में खड़ा होता कि हमारे मुकद्दर में ऐसी हंसी खुशी क्यों नहीं लिखी। घर पहुंची तो देखा टीवी चल रहा है। दुकान पर आए एक बच्चे को अम्मी कुछ सामान दे रही थी।
बैठे बैठे सामान देने में भी उन्हें तकलीफ इतनी थी कि चेहरे पर दर्द साफ साफ अपने निशान छोड़ रहा था। मैंने अंदर आकर उनसे कहा, अम्मी पैसे जमा करें। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मैं दिल में घुसी अनगिनत फांसों का दर्द महसूस कर रही थी कि अम्मी के लिए कुछ ला ना पाई। मेरा दिल रो रहा था, पूरा मन आंसुओं से नहा रहा था, और जून के दूसरे हफ्ते की धूप में आने जाने के कारण पसीने से तन नहाया हुआ था। मैंने बुर्का उतार कर अलग किया, एक गिलास पानी पीकर बैठी तो ध्यान दिया कि अम्मी इस दौरान लगातार मुझे ही देख रही थी। मैंने पूछ लिया, क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्या देख रही हो? तो वह बोली, तेरी तकलीफ देख रही हूँ। बाहर अभी दोपहर भी नहीं हुई है और आसमान से जैसे शोले बरस रहे हैं। अपना चेहरा देखो कितना लाल हो रहा है। नकाब ठीक से नहीं डाला था क्या? अम्मी की बात से मैं सिहर उठी। उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। इस बीच अम्मी ने दुकान में रखे बिस्कुट का एक छोटा सा पैकेट उठाकर मुझे देते हुए कहा, लो पानी पी लो, खाली पानी नुकसान करेगा। मैं दोबारा पानी पीती रही और सोचती रही कि अम्मी की बात का क्या जवाब दूं। उनकी बात से साफ है कि उन्होंने सच भांप लिया है। मैं खुद देख रही थी कि जितना बदन कपड़े से ढका था वह पसीने पसीने जरूर था, लेकिन चेहरे और ढके हिस्से के रंग में फर्क था। मैंने सोचा कि सच बता देना ही मुनासिब होगा, नहीं तो अम्मी न जाने क्या क्या सोच कर हलकान होती रहेंगी। मैं कुछ सहनती हुई बोली, अम्मी एक बात बताओ, नाराज तो नहीं होगी? उन्होंने पूछा, क्या? बताओ ना, परेशान क्यों हो रही हो तुम? हमें मालूम है कि तुम कुछ भी करोगे लेकिन गुनाह नहीं करोगे। हमें तुम पर पूरा एतबार है, बताओ ना। अम्मी की बात से मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते कहा, अम्मी पता नहीं तुम गुनाह कहोगी या क्या कहोगी, लेकिन बाहर सबको देख देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मोहल्ले से निकलने के बाद मैंने नकाब, इसके आगे मैं बोल नहीं पाई। तो अम्मी बोली, दिल दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे से जान तो हम पिछली बार ही गए थे कि तुम नकाब बिना ही आई गई हो। इतनी तेज धूप में चेहरे की रंगत ही बदल गई है। अम्मी की बात से मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने कहा, तो अम्मी तुम नाराज़ नहीं हो? उन्होंने कहा, अरे काहे की नाराज़गी, शर्म हया इज्जत का अपनी ध्यान रखो, उसके साथ कोई कोताही ना करना। नकाब आखिर है ही इसी के लिए ना। तो अगर बिना नकाब के ध्यान रखा जा सकता है तो नकाब के सहारे की ज़रूरत ही क्या है? अम्मी की बात को पूरा समझकर मैंने सोचा, लगे हाथ एक बात और साफ कर लूँ। तो थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो अम्मी अब बिना नकाब कहीं जा आ सकती हूँ? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मेरे सवाल पर कुछ देर चुप रहने के बाद अम्मी बोली, अब कहा तो नकाब बुर्का सब शर्म हया की हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं। अगर इनके बिना भी हिफाजत कर सकती हो तो क्या ज़रूरत है लबादे की? अम्मी की इस बात से मुझे लगा कि मानो तेज बर्फीली हवाओं के बीच से गुजर रही हूँ। मैं बेहद खुश थी कि अम्मी नाराज़ नहीं हुई थी, और इतना ही नहीं, साफ साफ यह भी बता दिया कि अगर मैं अपनी शर्म हया का बखूबी ख्याल रख सकती हूँ तो नकाब क्या, बिना बुर्के के भी निकल सकती हूँ। मेरी यह खुशी किसी जलसे में शामिल होने की खुशी से कम नहीं थी। बेनजीर यह कहकर हल्के से मुस्कुराई तो मैंने कहा, देखा जाए तो जीवन में एक तरह से आपको पहली बार आज़ादी मिली, जिसे याद कर आप इस वक्त भी रोमांचित हुई। उस दिन से पहले कभी सोचा था कि आपको आपकी अम्मी इतनी आज़ादी देंगे? इतना सुनकर बेनजीर फिर बोली, नहीं, कभी नहीं सोचा था, लेकिन ख्वाब में मन में तो सबकी तरह आज़ादी की बात रहती थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब जो होना होता है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मैंने कहा, सही कह रही हैं आप। तुलसीदास जी भी यही कह गए हैं कि हुई ही सोई जो राम रच राखा। तो वह बोली, हाँ, ऐसा ही सोचकर हम बड़ी बड़ी मुश्किलें भी जीत लेते हैं। इतना कहकर बेनजीर जैसे खो गई बीते दौर में। कुछ देर में लौटती हुई बोली, मेरी यह खुशी मेरे खाना पकाने से लेकर उस रात चिकनकारी के काम में भी साफ साफ दिखी। कई महीनों बाद मैंने उस रात
उतना काम किया जितना तब किया करती थी जब सारी बहनें एक साथ हुआ करती थी। जल्दी ही तीसरी किस्त का समय करीब आ गया। समय जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत करीब आ रही है। हफ्ता भर रह गया था लेकिन आधा पैसा भी नहीं जुटा पाई थी। हम दोनों परेशान थी कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मोहल्ले में कि एक तो किस्तों पर टीवी लिया, वो अभी तब जब मोहल्ले में एक एक घर में न जाने कितने वर्षों पहले ही टीवी लग गई थी। और यहाँ आलम यह है कि तीसरी किस्त ही नहीं निकल पा रही। हमारे गम के अम्मी ने 2 दिन टीवी ऑन ही नहीं किया। मैं भी हिम्मत नहीं कर सकी कि टीवी ऑन कर दूँ। इन दोनों दिन मेरा भी मन इतना परेशान रहा, इतना गमजदा रहा कि रात भर ना तो जायदा रियाज मुझे परेशान कर सके और ना ही उनकी आती आवाज़ों का कोई फ़र्क मुझ पर पड़ा, और ना ही दीवारों से टकरा कर रोज़ की तरह मेरे कपड़े घायल हुए। ना सुबह मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और ना ही उन्हें ज़मीन से उठाने की जहमत उठानी पड़ी। दोनों रात मैंने जमकर चिकनकारी की, इतनी कि उंगलियां अकड़ने लगी, जवाब देने लगी, मगर मैं रुकी नहीं। मालिश वालिश करके उन्हें काम लायक बनाती रही। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह उठी तो मन में एक ख्याल आ गया। किस्त को लेकर मन में जो गम था उसे उस ख्याल ने कम कर दिया। फिर उस दिन अम्मी को चिंता न करने के लिए कहते हुए मैंने टीवी ऑन कर दिया। लेकिन अम्मी का मन उखड़ा रहा तो उखड़ा ही रहा। मैंने कहा, अम्मी ऐसे अपने को हल्कान करने से क्या फायदा, कहाँ ना इंतजाम हो जाएगा। मगर अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब देने के बजाय एक बार गौर से मुझे देखा और फिर मुँह दूसरी तरफ घुमा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। भाव कुछ ऐसे थे जैसे मुझ पर तरस खा रही हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि कहीं अम्मी या तो नहीं सोच रही कि मेरे कहने में आकर उन्होंने टीवी लेकर बड़ी जहमत मोल ले ली, या सोचकर मैं तड़प उठी। मैं अम्मी को दुखी नहीं देख सकती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। चेहरे को देखा तो उनके आंसू भी निकल रहे थे। वह चुपचाप रोए जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़कर चूम लिया और कहा, अम्मी अम्मी काहे को हल्कान हुई जा रही हो, कुछ नहीं होगा, किस्त जमा हो जाएगी, बल्कि सारी किस्तें एक साथ जमा हो जाएंगी। बस तुम मेरी एक बात मानो, ना मत कहना। मेरी इस बात पर अम्मी ने कुछ पल आश्चर्य से मुझे ऐसे देखा कि मानो पूछ रही हो, अच्छा तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। उनकी सवालिया नज़रों का मैंने तुरंत जवाब दे देना उचित समझा। मैंने समझाते हुए कहा, अम्मी ऐसा करो ना कि निकाह के लिए जो गहने इकट्ठा किए उनमें से कुछ बेचकर टीवी का सारा पैसा चुका दो। टीवी के लिए जैसे पैसा इकट्ठा करते हैं वैसे इकट्ठा करके धीरे धीरे गहने बनवा लिए जाएंगे। इससे कम से कम गले में फांसी तो नहीं रहेगी कि आज ही किस्त जमा करनी है। आगे पीछे इकट्ठा करने से सारा काम बन जाएगा। वैसे भी कौन सा भी का भी मेरा निकाह होने जा रहा है। मेरी बात सुनकर अम्मी ने कुछ जवाब देने के बजाय एक बार मुझे देखा, फिर पहले की तरह सामने दीवार देखने लगी, जैसे दीवार पर कुछ चल रहा हो। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपनी बात पर अड़ गई, क्योंकि मैं किस्त की जहमत से अपनी अम्मी और खुद को भी निजात दिलाने की ठान चुकी थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर अम्मी ने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में मुख्तसर सी अपनी सहमत दे दी। मुझे लगा कि जैसे मुझे मेरी रुकी हुई सांसों के लिए फिर से हवा मिल गई। अपनी बात पूरी करते करते बेनजीर जैसे खो गई उन्हीं यादों में। समय जैसे उल्टा घूम गया और वह अम्मी के साथ किस्त का मसला सुलझा रही थी। मैं भी एकदम चुप रहा कि इन्हें एक बार फिर से जी लेने दो अपने बीते हुए पल को, मिल लेने दो अपनी अम्मी से। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। करीब मिनट भर बाद बेनजीर ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, ओ टीवी और किस्त, इस किस्त ने भी दरवाजे की ही तरह मेरी लाइफ में अहम किरदार निभाया।
यह कहकर वह मेरी आंखों में देखने लगी। उनकी आंखें साफ साफ भरी हुई झील सी चमक रही थी। मैंने पूछा, क्या कोई खास मसला इस किस्त के साथ भी जुड़ा हुआ है? तो वह बोली, ऐसा ही मानिए, बल्कि ऐसा ही है। उस दिन धूप अपने पूरे स्वभाव पर थी। अम्मी ने एक हनुमान से कुछ गहने निकाल कर मुझे दिए। उन्हें बड़ी हिफाजत से बुरके में रखकर मैं बाजार के लिए चल दी, अकेली। पहले अम्मी ने साथ चलने की हिम्मत की, लेकिन फिर तक कर पस्त होकर बैठ गई। तैयार होते होते ही इतना हांफने लगी कि उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। तो मैंने उन्हें रोका, दवा पानी दिया। जब उनकी सांस कुछ संभली तो मैं चल दी बाहर। कुछ ही देर बाद मैंने नकाब फिर से हटा दिया। हटाते समय बड़ी अजीब सी गुस्सा से भरी हुई थी। मन में यही सोच रही थी कि लगने दो चिलचिलाती धूप, झुलस कर कठोर हो जाने दो इस गोरे नाजुक से चेहरे को। गोरेपन को बदल जाने दो सांवले या कालेपन में। ऐसे गोरेपन से भी क्या लेना देना, क्या अहमियत जो एक पल की खुशी भी मैसर न होने दे। जल जाने दो इस मासूमियत को, खूबसूरती को। मन में बहुत सी आंधियां लिए मैं आंधी तूफान सी कतई नहीं जा रही थी। मैं बिल्कुल आराम से टहलते हुए चल रही थी। मैं बड़े इत्मीनान से एक एक चीज, एक एक शख्स को गहराई से देखती समझती और यह सोचती जा रही थी कि ऐसा कौन सा काम करूं कि कमाई बढ़ा सकूं, अम्मी की कायदे से दवाई हो सके और जाहिदा रियाज को घर से बाहर निकाल सकूं, जिनके कारण न जाने कितनी रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ। काम धंधा सब चौपट हो गया है और खुद मैं भी। इनसे निजात पाना जरूरी हो गया है। जितना वह किराया देते हैं बस उसका इंतजाम हो जाए। मैं यही सब सोचती हौले हौले टहलते हुए बड़ी देर बाद एक सोने चांदी की दुकान के करीब पहुंची। दुकान की सीढ़ियों की तरफ मुड़ी ही थी कि अंदर से मुन्ना चीपड़ अपनी माँ के साथ दुकान का शीशे का दरवाजा खोलकर एकदम सामने आ गए। सीधे आंखों से आंखें मिल गई। बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं हड़बड़ा उठी, नकाब पर ध्यान नकाब और खुले चेहरे की तरफ गया, लेकिन मेरे हाथ इसके लिए बढ़े ही नहीं कि नकाब डालूं। जब तक मैं कुछ सोचूं समझूं आगे बढ़ूं कि जैसे मैं उन्हें देख ही नहीं रही हूं, मैं उस दुकान के लिए आई ही नहीं, तब तक माँ बेटे मेरे सामने खड़े थे। मुन्ना ने बेहिचक पूछा, आप इतनी धूप में कहाँ जा रही हैं? मेरे लब हिल भी न पाए थे कि उनकी अम्मी बोली, कि उनकी माँ बोली, अरे बेटा तुम अकेली ही, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो, हमें बताओ ना, हमें मदद के लिए। अब तक मैं खुद को संभाल चुकी थी। मैंने कहा, नहीं चची, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अम्मी की दवा लेने निकली थी, उनकी कान की बाली टूट गई थी, सोचा लगे हाथ बाली भी ठीक करवा लूंगी, वही कराने आई हूँ। तो वह बोले, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात तुम्हें अभी से बता रही हूँ कि जल्दी ही निष्ठा की शादी है, उसमें तुम्हें जरूर आना है। घर आऊँगी तुम्हारी अम्मी के पास शादी का कार्ड लेकर, उन्हें भी इनवाइट करूँगी। आजकल सारा घर शादी की तैयारी में ही लगा है। ठीक है बेटा, चलूँ, अभी काम बहुत बाकी है। मैंने कहा, ठीक है चची, जरूर आऊँगी। मुन्ना ने अब तक अपनी बाइक स्टार्ट कर दी थी। चाची 2-3 बैग लेकर बैठ गई। मुझे पक्का यकीन था कि वह निष्ठा के लिए गहने लेने आई थी। जब वह चली गई तो मैं दुकान में दाखिल हो गई। मेरे कानों में कहीं दूर से बैंड बाजे की आवाज़ पड़ने लगी। धूप में अपने को मैं जितना झुलसा सकती थी उतना झुलसा कर 2.5 घंटे बाद अम्मी के पास पहुंची। वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। पहुंचते ही मैंने कुछ नहीं कहा। बुर्का उतार कर कुछ देर अपना पसीना सुखाती रही। थोड़ी देर बाद एक गिलास पानी पिया। सोचा अम्मी अब कुछ पूछेंगी, लेकिन वह चुप रही। तभी एक ग्राहक कुछ सामान लेने आ गया तो मैंने उसे सामान देकर पैसे ले लिए, मगर अम्मी ने उसके बाद भी कुछ नहीं पूछा। शायद उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया था, तजुर्बे से अपने क्या हुआ या जान लिया था। उनका इस तरह चुप रहना मुझे छुरी सा चीरने लगा। आखिर में खुद ही बोली,
अम्मी मैं गहने वापस लेते आई हूँ। वह पुराने गहने के नाम पर बिल्कुल ठगने लगा था, जबकि सारे गहने नए हैं। मैं 2 दुकानों पर गई, लेकिन दोनों ही दुकानों पर एक ही बात कही गई। तो सोचा ऐसे बेचना तो इन्हें एक तरह से लुटा आना होगा। तो सोचा पहले एक बार तुमसे मशवरा कर लूँ। जब मैंने अम्मी को वह रकम बताई जो ज्वेलर दे रहा था, तो वह दोनों हाथ उठाकर बोली, अल्लाह शुक्र है तेरा, तूने लुटने से बचा लिया। यह तो जितने में खरीदा था उसका आधा भी नहीं है। अच्छा किया जो तू चली आई, मगर अब किस्त का क्या हो करूँ, उसका क्या होगा। यह कहकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनकी तकलीफ देखकर मेरे मन में आया कि आग लगा दूं टीवी को, जिसके कारण अम्मी को इतना दुख मिल रहा है। एकदम अफनाहट में मैंने झटके में बोल दिया कि अम्मी किराएदार से बोलो कि इतनी ज़्यादा जगह इतने कम में ना मिल पाएगी, इसलिए किराया बढ़ाओ और कुछ महीने का इकट्ठा पेशगी दो। मेरी बात सुनते ही अम्मी खींच कर बोली, क्या बच्चों जैसी बातें करती हो, ऐसे नहीं होता समझी। मैंने अम्मी ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। किस्त की तारीख निकल गई। एजेंसी से कई फ़ोन आए। हम कई बार पैसा पहुंचाने की बात कहकर भी जब नहीं पहुंच पाए तो उसने गारंटर मुन्ना को ही फ़ोन कर दिया। हमें इस बात का एहसास था, आभास था, लेकिन वह इतनी जल्दी गारंटर तक पहुंच जाएंगे या नहीं सोचा था। तारीख गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए थे कि एक दिन देर शाम मुन्ना दुकान पर आकर अम्मी से बात करने लगा। वह बहुत ही संकोच में बात कर रहे थे। कुछ देर अम्मी की खैर सलाह लेने के बाद उन्होंने मुद्दे की बात बहुत ही हिचकिचाते हुए कही। तो अम्मी ने समस्या बताई कि बेटा क्या बताऊं, चिकन वालों ने काफ़ी पैसा रोका हुआ है। या लोग काम करा लेते हैं और पैसा 2-3 महीने तक रोके रहते हैं, पूरा कभी देते ही नहीं, आधा हमेशा फंसाए रहते हैं। दुकान और किराया जो थोड़ा बहुत मिलता है वो सब मुँह मेरी दवाई में चला जाता है। इसी से अम्मी इतना ही बोल पाई थी कि मुन्ना बीच में ही बोले, चाची इतना परेशान ना हो, मैं हूँ ना, जितना इंतजाम हुआ है उतना ही मुझे दे दीजिए, बाकी मैं मिलाकर दे आऊँगा। आपके पास जब हो तब मुझे दे दीजिएगा। उनकी बात से मैं क्या, अम्मी ने भी बड़ी राहत महसूस की। अम्मी के इशारे पर मैं शरबत ले आई थी। मुन्ना उसे ही धीरे धीरे पी रहे थे। इस बीच अम्मा ने पैसा निकालकर मुन्ना को दे दिया। मुन्ना ने पता नहीं अचानक क्या सोचकर जो रुपए अम्मी ने दिए थे वो और जितने कम थे वह मिलाकर अम्मी को वापस देते हुए कहा, चाची इसे आप अपने पास रखो, अगर कोई तकलीफ ना हो तो कल आप बेनजीर के हाथ भिजवा दीजिएगा। असल में बात यह है कि निष्ठा की शादी एकदम करीब है। बेनजीर ने आपको तो बताया ही होगा, बड़ा काम है, कहीं ध्यान से उतर गया तो रह जाएगा। एक बात और कहूँगा कि आगे ऐसी बात है तो निसंकोच बता दीजिएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। और हाँ, अम्मा तो आएंगी ही कार्ड लेकर, लेकिन मैं भी अभी से आपको अपनी बहन की शादी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। आप बेनजीर को लेकर जरूर आइएगा। अम्मा ने बेनजीर से बाजार में ही कह दिया था। अब तो यह भी बाहर आने जाने लगी है। यह कहकर मुन्ना उठे और अम्मी को नमस्कार करके चले गए। अम्मी ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी। उन्हें निष्ठा के काम से कहीं जाना था। वह जल्दी में थे। वह ज्वेलर के यहाँ अपनी माँ के संग मिले थे। मैं अम्मी को मारे तनाव के या सारी बातें बताना ही भूल गई थी। मुन्ना के जाने के बाद मैंने अम्मी को तफसील से सारी बातें बता दी। सुनकर वह बोली, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि हम गहना बेचने गए थे। मैंने कहा, अम्मी ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें सच का जरा भी एहसास ना हो। मैंने यही कहा कि तुम्हारी बाली ठीक कराने आई हूँ। अम्मी बोली, चलो जैसी अल्लाह की मर्जी, उसकी रजा इसी में है तो यही सही। कई दिनों बाद हम दोनों उस दिन
चैन से खाना खा सके। और मैंने जी जान से चिकनकारी की। उस दिन भी जाहिदा रियाज ने हफ्तों बाद बहुत कलर डाला, लेकिन मैं डिगी नहीं। उन पर जो गुस्सा था वह खत्म हो गया। सोचा परवरदिगार ने इनको खुशियाँ बख्शी हैं, हमें नहीं दी, तो हम उनकी खुशियों से क्यों परेशान हों। मैंने परवरदिगार से अपनी सोच के लिए माफ़ी मांगी और दुआ की कि उनकी खुशियाँ हमेशा यूं ही बरकरार रहे। यहीं पर मैंने बेनज़ीर को रोकते हुए पूछा, एक बात बताइए कि रियाज जायदा आपके यहाँ जब आए, उसके बाद से आप उन्हें उस खास स्थिति में देखती रही, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब थे या कि कुछ और। मेरे यह पूछने पर वह बोली, बड़ी मुश्किल बात पूछ ली। मैं खुद आज तक नहीं समझ पाई कि उनके कारण जो हुआ, जो महसूस करती थी, उस हिसाब से क्या कहूँ। मुझे लगता है सारी कोशिश के बाद भी यही कह पाऊंगी कि परेशानी का सबब थी भी और नहीं भी। छोड़िए इस पॉइंट पर, जब क्लियर होइएगा तब बताइएगा। अभी तो किस्तों की समस्या कैसे सुलझी हुआ कहिए। यह सुनकर बेनज़ीर बोली, किस्त के मामले में आपको भी काफ़ी रुचि है। मैंने कहा, बात रुचि की नहीं है, मुझे लगता है कि टीवी और किस्त ने आप दोनों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इसलिए पूरा जानना चाहता हूँ। बेनज़ीर ने कहा, हाँ यह सही है। जल्दी ही किस्त का एक और दौर सामने आ खड़ा हुआ। हालात पहले से ही थे। इस बीच निष्ठा की शादी हो गई थी। अम्मी शादी में अपनी सेहत और अन्य कारणों से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुन्ना उनकी अम्मा के प्यार मोहब्बत के आगे रुक ना सकी। उनके साथ मैं भी गई। जीवन में पहली बार मैं मोहल्ले में किसी शादी में शामिल हुई थी। अम्मी को तो सब जानते थे, लेकिन मुझसे अधिकांश लोग अनजान थे। कई लोगों ने अम्मी से आकर कह ही दिया कि पहली बार देख रही हूँ आपकी बेटी को। एक चाची ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे भाभी जी, इतनी चांद सी प्यारी बिटिया को कहाँ इतने दिनों तक छुपाए रखी थी, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। मुझे उनकी बात पर बड़ी शर्म आई। मैं अम्मी से एकदम छोटी बच्ची की तरह चिपकी जा रही थी। मैंने अपना गहरे गुलाबी रंग का घाघरा और कुर्ती पहना था। उस पर वैसी ही हल्के रंग की चुन्नी थी। यह कपड़ा मेरे लिए बहनों की शादी के समय बनवाया गया था, जिसमें खूब भारी कढ़ाई का काम था, सुनहरी रंग से। तैयार होकर मैंने खुद को एक बार शीशे में गौर से देखा था। तब ऐसा कोई एहसास मन में नहीं था। चलते वक्त मैंने अम्मी से हल्की सी दरख्वास्त की थी कि बुर्का न पहनूं। एक तो बेहद गर्मी है, दूसरे इतने मोटे भारी कपड़ों पर फिर से एक और कपड़ा डालना बहुत ही मुसीबत वाला काम है। मेरी तो गर्मी के मारे जान ही निकल जाएगी। जाना तो रात में ही है ना। तब अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे देखते हुए कहा था, मेरी बहन जी, तुझे नज़र ना लगे, परवरदिगार तुझे बुरी नज़रों से बचाए। जा तुझे जो अच्छा लगे वह अपने हिसाब से कर ले। अम्मी की बातों से न जाने कितने वर्षों बाद मैंने बेइंतहा खुशी महसूस की थी। बेइंतहा खुशी मुझे निष्ठा को भी लाल जोड़े में वरमाल के वक्त देखकर भी हुई थी। एकदम परी सी निष्ठा की वही तस्वीर दिल में लिए देर रात हम घर वापस आ गए। आते वक्त अम्मी ऐसी शांत खोई सी थी, कहीं जैसे न जाने क्या सोच रही हैं, न जाने किस दुनिया में है। वह जब सोने के लिए लेटी तब तक मैं उनके भावों को समझ चुकी थी कि मोहल्ले की मुझसे करीब 10-12 वर्ष छोटी लड़की की शादी हो गई थी और उनकी बेटी की निकाह का कहीं दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। मैं भी जब कमरे में आई तो मेरा मन भी अम्मी के मन से कहीं ज़्यादा भारी हो रहा था। कुछ करने का जी नहीं हो रहा था। बार बार लाल जोड़े में निष्ठा और उसके राजकुमार से दूल्हे की तस्वीर नजर आ रही थी और साथ ही उन चाची की बात कानों में गूंज रही थी कि इतनी चांद सी प्यारी बच्ची को कहाँ छुपा रखा था भाभी जी। मैं सोचते सोचते शीशे में मैं खुद को देखने लगी। मैंने मन ही मन कहा, मैं भी निष्ठा से कम खूबसूरत नहीं हूँ।
मगर तभी मन में दूसरी आवाज़ भी उठी कि मुझसे बदसूरत मुकद्दर वाली भी कोई ना होगी। मैं देखती रही खुद को, इतराती रही खुद को ही देखते हुए अपनी खूबसूरती पर। बड़ी देर बाद मेरी नज़र इस तरफ गई कि मेरे कपड़े अब काफ़ी कस गए हैं। जब सिलवाए गए थे तब से कई वर्षों में अच्छी खासी मोटी हो गई। चुन्नी हटाकर एक बार फिर देखा तो गुरूर से भर उठी थी, मगर अपनी हालात का अंदाजा होते ही मैं दुख गुस्से से कांप उठी। आग लग उठी मेरे तन बदन में। मेरी बदकिस्मती देखिए कि दुनिया में मेरा कोई नहीं था जिस पर मैं अपना गुस्सा निकालती। एक उस छोटे कमरे की दीवारें ही थी जिन पर गुस्सा उतारती आ रही थी। उस समय भी उतारा। सारे कपड़े निकाल निकाल कर सामने दीवार पर दे मारे। उन्हें रोज से भी ज़्यादा जख्मी कर दिया और ज़मीन पर ही पड़ी रही। न जाने कितनी देर तक कमरे में अंधेरा कर दिया था। यूं ही पड़े पड़े अपने चेहरे के आसपास की ज़मीन को मैं बहुत देर तक नम करती रही। सवेरे जब कानों में अम्मी की आवाज़ पड़ी तो आंखें खुल गईं। होश में लौटते ही चौंक कर उठ बैठी, मानो सामने जलजला आ गया। घायल कपड़े दीवारों से सटे हुए आसपास पड़े थे। या तो पहले भी न जाने कितनी बार हुआ था, मगर इस बार हंगामा खींच था कि दरवाज़ा भी रात भर खुला ही रह गया। या तो गनीमत थी कि घर में सिर्फ अम्मी थी जो सवेरे सवेरे चलने के लिए एकदम लाचार रहती थी, और किराएदार का रास्ता अलग था, नहीं तो मेरे लिए या कयामत की सुबह होती। शादी में पहने कपड़ों को जल्दी जल्दी उठाकर बिस्तर पर फेंका और घर वाले पहनकर अम्मी के पास पहुंचे। मुझे हाँफते हुए देखकर अम्मी ने पूछा, हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? मैंने बचने के लिए सवेरे सवेरे ही अम्मी से झूठ बोलने का गुनाह किया। कह दिया, हाँ, हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा। तुम्हारी आवाज़ कानों में पड़ी तब फिर जाकर उससे निजात मिली। आँखें भी तेरी सूजी हुई लग रही, रात भर सोई नहीं थी। अम्मी फिर बोली तो मैंने कहा, सोई तो थी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। इस बात पर मैंने देखा कि अम्मी की भी आंखें बुरी तरह सूजी हैं। मन ही मन मैंने कहा, अम्मी तू तो रात भर मेरी चिंता में जागती रही, इसलिए तेरी आंखें सूजी हैं, और मैं अपने मुकद्दर पर रोते रोते सोई, इसलिए मेरी आंखें सूजी हैं। लेकिन दोनों के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। यह कहकर बेनजीर शांत हो गई। तो मैं बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी अम्मी ने मानसिक पीड़ा के उस लेवल को भी क्रॉस किया है जिस पर पहुंचकर अधिकांश लोग बिखर जाते हैं। यह सुनने के बाद बेनजीर कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन हमें किस्तें देनी थी तो हम कैसे बिखर सकते थे? निष्ठा की शादी के बाद जब फिर अगली किस्त का नंबर आया तो हम माँ बेटी पहले की तरह हलकान नहीं हुई, क्योंकि मुन्ना पर हमें भरोसा था कि वह सब संभालेंगे। फिर भी हमने जितना हो सका उतना पैसा इकट्ठा किया था। आखिरी दिन अम्मी उन्हें फ़ोन करने की सोच ही रही थी कि वह खुद ही आ गए। अम्मी ने अपने हालात बताए तो उन्होंने कहा, आप क्यों बार बार शर्मिंदा करती हैं? जितने हैं उतने ही दीजिए, बाकी हो जाएंगे। उस दिन देर शाम को जब वह रसीद देने आए तो अम्मी ने बैठा लिया, कहा, बेटा चाय पी कर जाओ। वह बहुत संकोच कर रहे थे, जाने को उतावले थे, लेकिन अम्मी की बात नहीं टाल पाए। मैं उनके लिए चाय, नमकीन, बिस्कुट लाई थी। अम्मी पुरानी बातें दोहराने लगी। मैं दरवाजे की आड़ में सुनती रही। उन्होंने बताया कि चिकन का काम अच्छा नहीं चल पा रहा है। बेंजी अकेले कितना करेगी? किराया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आधी कमाई तो निगोड़ी मेरी बीमारी ही खा जाती। समय निकला जा रहा है, इसके निकाह की चिंता सताए रहती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता बेटा। अम्मी की तमाम बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद मुन्ना ने कहा, चाची एक बात कहूं, अगर आप और बेनजीर थोड़ी हिम्मत करें तो आसानी से आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। इतनी कि आपकी दवाई, बाकी के सारे खर्चे और बेनजीर के निकाह के लिए भी आप बहुत कुछ जोड़ लेंगे। यह सुनकर अम्मी बोली,
बेटा हम सारी हिम्मत करने को तैयार हैं। बेनज़ीर बहुत मेहनती है, उसकी मेहनत में कमी नहीं है, मगर क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। चिकन के काम में मेहनत हमारी होती है और कमाई सब बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। यह सुनकर मुन्ना बोले, चाची जितना मेरी समझ में आता है उस हिसाब से मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप दोनों खूब सोच समझ कर बताना। ठीक लगे तो कदम बढ़ाना, नहीं तो कुछ और सोचा जाएगा। यह सुनकर अम्मी बोली, सोचना क्या बेटा, कुछ रास्ता बचा ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ तो हर हाल में करना ही है, तुम बताओ। तब वह बोले, चाची पहला काम तो यह कि बेनज़ीर सिलाई कढ़ाई में मास्टर है, घर में जो करती है वह करती रहे। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई चिकनकारी सीखने बहुत सी लड़कियां आती हैं। सेंटर पर अगर बेनज़ीर उन्हें सिखाने के लिए आती है तो हर महीने उन्हें तनख्वाह मिलेगी, उससे आपकी दवा और किस्तें दोनों बड़े आराम से निकल जाएंगी। आप तो जानती हैं कि हमारा सेंटर हमारी एनजीओ के माध्यम से चलता है, गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिलती है। जो तनख्वाह दूसरों को देते हैं वह बेनज़ीर को मिल जाया करेगी। कहीं दूर जाना नहीं है, सेंटर मेरे ही घर पर है। इसके अलावा चिकन की एक दुकान मैं ऑनलाइन खुलवा दूंगा। यह सुनकर इसके बाद मुन्ना ने अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के बारे में बहुत सी बातें बताई। अम्मी को खूब समझाया, जिसका विज्ञापन हम टीवी पर देखा ही करते थे, मगर समझ में कुछ नहीं आता था। उस समय भी थोड़ा ही समझ में आया। मुन्ना की बात सुनकर अम्मी ने कहा, बेटा बेनज़ीर से भी पूछ लूँ, काम उसको करना है, देखते हैं कि वह तैयार होती है कि नहीं। तो मुन्ना बोले, ठीक है चाची, मैंने पहले ही कहा कि पहले आप दोनों लोग बातचीत करके समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जैसा वो वह मुझे कल बता दीजिएगा। मुन्ना के जाने के बाद हम माँ बेटी ने बड़ी देर तक सलाह मशवरा किया। अम्मी ने फिर वही पुराने बातें दोहराते हुए कहा, बेंजी अब तू यह समझ ले कि तुझे अपनी हिफाजत, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अकेले ही आगे बढ़ना है, इसलिए हिम्मत कर और काम शुरू कर दे। अम्मी ने और भी तमाम नसीहतें दे डाली। मुझे रात भर इत्मीनान से सोच समझ कर फैसला करने को कहा। हालांकि मैं फैसला तो मुन्ना की बात सुनकर ही कर चुकी थी। अम्मी से कहा भी, लेकिन वह बोली, फिर भी सोच समझ कर निर्णय लेने में हर्ज क्या है। 2 दिन बाद मैं पहली बार मुन्ना के ट्रेनिंग सेंटर पर लड़कियों को ट्रेनिंग देने गई। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि घर से मात्र 200 कदम की दूरी पर मुन्ना अच्छा खासा बड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था और मुझे कुछ भी खास मालूमात नहीं थी। 4 पाली में करीब 400 लड़कियां ट्रेनिंग लेने आती थी। मुझे सुबह से शाम तक ट्रेनिंग देनी थी। मैं पहले दिन शर्म संकोच के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन मुन्ना ने दिन भर में 2-3 बार ऐसे मुझे सिखाया समझाया कि अगले दिन से मुझे कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। 2-3 दिन में ही लड़कियों ने मुन्ना से कह दिया कि मैं जितना बता रही हूँ वैसा तो पहले दूसरी टीचर बता ही नहीं पाती थी। मुन्ना बड़ा खुश हो गया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि इतने लोग मेरे हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि लोग मुझसे सीख रहे हैं। अम्मी को बताया तो वह भी खुश हुई। देखते देखते महीना बड़ी तेजी से बीतने लगा। जैसे जैसे महीना पूरा होने के करीब आ रहा था, वैसे वैसे तनख्वाह को लेकर मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। अम्मी ने कई बार मुन्ना पर आशंका भी जाहिर की, पता नहीं जितना पैसा कह रहा है वह देगा भी कि नहीं, क्या करेगा, कितने दिन यह सब चलेगा। लेकिन जब उनकी इतनी अच्छी बेनज़ीर यह कहकर थोड़ी चुप हुई तो मैंने उनसे कहा, लेकिन जब उनकी इतनी अच्छी छवि थी, वह इतना सब कुछ कर रहे थे आप लोगों के लिए, तो ऐसा सब करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। यह सुनकर बेनज़ीर बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बाहरियों से ज़्यादा अपनों से ये हजार जख्म पाए, ऐसे जख्म जो कभी भरे ही नहीं जा सकते, वो इस मामले में इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि अपने और गैर का फ़र्क करना भूल जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था।
इन्हीं आशंकाओं असमंजस के बीच 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन मुन्ना ने तनख्वाह की बात ही नहीं की। धड़कनें और बढ़ गई। फिर 2-3 दिन और बीत गए तब अम्मी ने कहा कि आज मुन्ना से पूछना क्या हुआ तनख्वाह का। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, अभी ठहर जा, कुछ दिन और ऐसे ही चलने दे। किस्त में ही उन्होंने कितने पैसे दे रखे हैं, गारंटी भी ली हुई है, ऐसे में अभी पूछना अच्छा नहीं होगा। उस दिन रात को मेरे दिमाग में भी आशंकाएं कई बार खूब बुलाई, मगर काम धंधा, मुन्ना के प्रति लोगों का यकीन, खास तौर से वहाँ पर मेरे अलावा अन्य जो लोग काम कर रहे थे उनका विश्वास देखकर मेरा भी भरोसा पक्का बना रहा उन पर। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।